नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारे पास फिर से हैं 10 नए प्रश्न, जानेंगे उनके बारे में। लेकिन सबसे पहले एक नजर इस बात पर कि वो प्रश्न हमारे किन किन मुद्दों से संबंधित हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस बात पर। तो पहला प्रश्न हमारा होगा कोरोना वायरस पर, वहीं दूसरे प्रश्न में हम बात करेंगे S-400 मिसाइल की, तीसरे प्रश्न में जानेंगे खगेंद्र थापा के बारे में, चौथे प्रश्न में हम बात करेंगे ICC अंडर 19 विश्व कप की, वहीं पांचवें प्रश्न में बात करेंगे आतंकवाद और सांप्रदायिक दंगा पीड़ितों के मामले में आधार की अनिवार्यता पर, वहीं छठा प्रश्न होगा रोम रैंकिंग सीरीज पर आधारित, वहीं सातवें प्रश्न में हम बात करेंगे भारतीय स्पिनर गेंदबाज की, वहीं आठवां प्रश्न संबंधित होगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से, जानेंगे नवें प्रश्न में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी केंद्र के बारे में, और 10वां प्रश्न आधारित होगा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं हेतु नीति आयोग के समझौते से। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को और देखते हैं कि आज हमारे पास पहला प्रश्न जो कि आधारित है कोरोना वायरस पर क्या है। कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस देश में फैला है? हमारे पास ऑप्शन है चीन, जापान, अमेरिका और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका सही उत्तर है वो है चीन। तो कोरोना वायरस जो है वो चीन में फैला है। 17 जुलाई 2000 को थाईलैंड में कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला सामने आया। इसके बाद जापान में कोरोना वायरस के मामले सामने आए थे। बात करते हैं अगर विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो उसके अनुसार कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो समुद्री भोजन बाजार से संबंधित है। भारत में इस वायरस के फैलने की संभावना काफी कम है क्योंकि भारत में काफी कम मात्रा में समुद्री भोजन आयात किया जाता है। मेपिडा यानी कि मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2018 में $6,923 मिलियन मूल्य के समुद्री भोजन, जिसमें कि मुख्य रूप से मछली शामिल थी, का निर्यात किया है, जबकि भारत ने $138 मिलियन मूल्य के समुद्री भोजन का आयात किया है। चीन से जापान, अमेरिका, हांगकांग और कोरिया जैसे बड़े देशों में भारी मात्रा में समुद्री भोजन आयात किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा S-400 मिसाइल का उत्पादन किस देश ने शुरू किया है? तो हमारे पास ऑप्शन है रूस, जापान, अमेरिका और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है रूस। तो रूस ने S-400 मिसाइल का उत्पादन शुरू किया है। यह मिसाइलें भारत को 2025 तक डिलीवर कर दी जाएंगी। रूस और बेलारूस के बाद चीन विश्व का ऐसा तीसरा देश है जिसके पास S-400 मिसाइल्स हैं। भारत इन मिसाइलों को प्राप्त करने वाला चौथा देश बन जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हाल ही में खगेंद्र थापा का निधन हो गया, ये कौन थे? ये हमारे पास ऑप्शन है कि ये पर्वतारोही थे, विश्व के सबसे छोटे कद के व्यक्ति थे, खिलाड़ी थे या इनमें से कोई नहीं थे। तो यहां पर जो ये थे विश्व के सबसे छोटे कद के व्यक्ति थे। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनसे जुड़ी हुई बातों को। तो खगेंद्र थापा विश्व के सबसे छोटे कद के व्यक्ति थे। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में पहली बार 2011 में सबसे छोटे कद की किशोरी जो थी ज्योति अगमे के साथ दर्ज किया गया था। नेपाल के बांगलुंग जिले में 14 अक्टूबर 2092 को इनका जन्म हुआ था। थापा की लंबाई की बात करें तो 67.08 सेंटीमीटर या यूं कहें कि 2 फीट 2.41 इंच इनकी लंबाई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा ICC अंडर 19 विश्व कप कहां आयोजित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, साउथ अफ्रीका। तो ICC अंडर 19 विश्व कप का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया है। इस विश्व कप में भारतीय टीम प्रियम गर्ग की कप्तानी में टूर्नामेंट खेलेगी। इसमें कुल 16 टीम भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट का फाइनल दक्षिण अफ्रीका के JB मार्क्स ओवल पोर्ट चेम्सफोर्ट में खेला जाएगा। ICC के अध्यक्ष की बात करें तो शशांक मोहर, वहीं मुख्य कार्यकारी जो हैं वो मनु साहनी हैं। इसके मुख्यालय की बात करें कि कहां है तो दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात में इसका मुख्यालय है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आतंकवाद और सांप्रदायिक दंगा पीड़ितों को सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया।
किस राज्य में यह लागू नहीं होगा? हमारे पास ऑप्शन है असम, मेघालय, मिजोरम, असम और मेघालय। तो यह नहीं लागू होगा, डी ऑप्शन जो है हमारा असम और मेघालय में। केंद्र सरकार द्वारा आतंकवाद और सांप्रदायिक दंगा पीड़ितों को सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य किया गया है। यह जो है असम और मेघालय में लागू नहीं होगा। केंद्र गृह मंत्रालय ने 17 जनवरी 2020 से आतंकवाद, नक्सली हिंसा या सांप्रदायिक दंगा पीड़ितों को सरकारी सहायता पाने हेतु आधार को अनिवार्य कर दिया है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। निम्न में से किसने रोम रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है? हमारे पास ऑप्शन है अंशु मलिक, विनेश फोगाट, गीता फोगाट और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विनेश फोगाट। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ बातों को। तो विनेश फोगाट ने रोम रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है। विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में इक्वाडोर की लुइसा एल्जिबेथ वेलवर्ड को 4-0 से हराया। वहीं 57 किलोग्राम भार वर्ग की कुश्ती प्रतियोगिता में भारत की किशोर खिलाड़ी अंशुमान मलिक ने रजत पदक जीता है। विनेश फोगाट को 2016 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन भारतीय स्पिनर गेंदबाज खिलाड़ी एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में सबसे तेजी से 100 विकेट लेने वाला खिलाड़ी बन गया है? हमारे पास ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वो है कुलदीप यादव। एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में सबसे तेजी से 100 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव ने 58 मैचों में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है। राजकोट में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एलेक्स कैरी को आउट कर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले भारतीय स्पिन गेंदबाजों में सबसे तेजी से 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड जो था वो था हरभजन सिंह के नाम। उन्होंने 76 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की थी। तेज गेंदबाजों की और बात करें अगर हम तो दो नाम और शामिल हैं इसमें। मोहम्मद सामी ने 56 मैचों में और जसप्रीत बुमराह ने 57 मैचों में 100 विकेट हासिल किए हैं। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है हमारा, किरण मजूमदार शाह को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और इनमें से कोई नहीं। हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें जो सही उत्तर है वो है ऑस्ट्रेलिया। किरण मजूमदार शाह को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। किरण मजूमदार शाह बायोकॉन की संस्थापक हैं। इन्हें ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ देश के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए योगदान हेतु अपने देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है। बायोकॉन भारत की सबसे बड़ी जैव औषधि कंपनियों में से एक है। वे मदर टेरेसा, पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सौरभजी और सचिन तेंदुलकर के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली चौथी भारतीय नागरिक हैं। बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में NIC द्वारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना कहां की गई है? हमारे पास ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और इनमें से कोई नहीं। हमारे पास जो ऑप्शन है उनमें बेंगलुरु ऑप्शन यहां पर सही होगा। NIC यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना जो हुई है वो बेंगलुरु में की गई है। इसका उद्देश्य की बात करें तो सभी हितधारकों को सेवा के रूप में ब्लॉकचेन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी कि NIC की स्थापना की बात करें तो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने में सरकार की सहायता करता है। यह सरकार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न सेवाओं व उत्पादों का निर्माण भी करता है। ब्लॉकचेन एक प्रकार का डिजिटल बही खाता है जिसमें डाटा क्लाउड में सुरक्षित रखा जाता है। यह डेटा स्टोरेज की सुरक्षित प्रणाली है जिसमें डेटा को कॉपी किए बिना विकेंद्रीकृत किया जाता है। यह काफी सुरक्षित व पारदर्शी भी है। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग क्रिप्टो करेंसी में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वित्तीय लेन देन, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, क्राउड फंडिंग, गवर्नेंस, फाइल स्टोरेज और इंटरनेट ऑफ थिंग्स इत्यादि में इसका उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अपने इस सेगमेंट के अंतिम प्रश्न की तरफ जो कि है हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य
या केंद्र शासित प्रदेश ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास हेतु नीति आयोग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे पास ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, असम, लद्दाख और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो इसका उत्तर है वो सही है, लद्दाख। लद्दाख ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास हेतु नीति आयोग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नीति आयोग अपनी प्रमुख पहल बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के लिए राज्यों को विकास सहायता सेवाएं D3XI के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन की मदद करेगा। D3XI परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाएं बनाना है। तो ये थे हमारे आज के समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।